स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। जी हाँ दोस्तों, आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जैसा कि आपके सामने ही दिख रहा है कि हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एक कंपलसरी ऑप्शनल पेपर है, उससे प्रीवियस ईयर जो वर्ष 2020 में जो पेपर हुआ था, जो आखिरी पेपर हो पाया था तब तक का पेपर, उसे आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस खंड में कोशिश करेंगे हम वो सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसी पेपर के सेकंड पार्ट में हम डिस्कशन में जो हमारा डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और कोशिश करेंगे उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। इसी तरह से हर एक विषय के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके आप तक अभी डिस्कशन भी करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लगभग लिखा जा सकता है। तो अगर कुछ सुझाव हो, कुछ करेक्शन करना हो तो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। अगर कुछ गड़बड़ी सी लगे, मैंने कुछ मिस्टेक्स की हों, वो भी आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको पोस्ट करूँ वो आपको मिलते भी रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से होता है, वो आपका दिया है, वर्ष 2020 से लिया है मैंने ये प्रश्न। और प्रश्न है कि व्हाट इज स्कूल इन्वायरमेंट, यानी कि विद्यालय का वातावरण क्या है। दोस्तों आप सभी को पता है विद्यालय का वातावरण, इसका मतलब सिर्फ आसपास की हवा पानी जल ही नहीं होता। इसका मतलब आसपास जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं विद्यालय में, उस वातावरण उस माहौल की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं कि परिभाषा रूप में या इस उत्तर को कैसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से उत्तर को दिया है, आपको जो पसंद हो आप उसको लिख सकते हैं। तो बात करते हैं विद्यालय का वातावरण का अर्थ। स्कूल का वातावरण उन संबंधों के समूह को संदर्भित करता है जो एक स्कूल के एक समुदाय के सदस्यों के बीच होता है, जैसे कि शैक्षणिक संस्थान के संरचनात्मक, व्यक्तिगत और कार्यात्मक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। अब इसको समझिएगा कि कहने का मतलब यहाँ बोल रहा है कि स्कूल के वातावरण का मतलब होता है कि जो वहाँ के स्टाफ्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर का स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ में, इसी तरह से जो और फैकल्टी मेंबर है और टीचर्स हैं उनका, और जो आपके स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जरूरी नहीं कोई शिक्षक ही हों, आपके वो उससे उच्च अधिकारी हो सकते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट हो सकता है, तो वहाँ पे काम करने वाले माली हो सकते हैं, बस ड्राइवर्स हो सकते हैं, जो भी लोग उस स्कूल से संबंधित है, उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार से सकारात्मक संबंध है, नकारात्मक संबंध है, जिसकी बात करें तो वो आपस में, चाहे वो उनके काम से संबंधित हो, चाहे वो उनके व्यवहारिकता की बात करें, इस तरह के जो संबंध होते हैं उसे ही हम लोग स्कूल का वातावरण कहते हैं। इस स्कूल वातावरण के अंतर्गत, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शैक्षणिक संस्थान के संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल और कार्यात्मक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये जो आपसी संबंध है किन कारकों से होते हैं? स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर ही बना है। आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपको कुछ निम्न लोगों से बात करनी होती है, मतलब कई सारे लोगों से आपको संपर्क करना पड़ता है, उनके साथ में संबंध होता है आपका, आप उनसे रोजाना के हर दिन बातचीत करते हैं। इस तरह व्यक्तिगत, कुछ लोग के साथ आपके व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं। इसी तरह कार्य के आधार पर, ऑपरेशन के आधार पर, वर्क के आधार पर भी कई लोगों के साथ में हमारे व्यवहार होता है। तो ये सारे जो संबंध होते हैं हमारे, ये भी आपके स्कूल वातावरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो स्कूलों को विशिष्टता प्रदान करते हैं, और इन्हीं संबंधों के कारण, ये संबंध किस स्तर के हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, किस स्तर पर इनको संचालित किया जा रहा है, जो स्कूल का वातावरण है वो कितने आपके इस तरह का है कि जो कि बच्चों को पढ़ने में और ज़्यादा प्रोत्साहित करा है, ये स्कूल को विशिष्टता प्रदान करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत, अब देखिए, स्कूल वातावरण के अंतर्गत हम अध्ययन, क्रीड़ा यानी खेलकूद, छात्र और अध्यापक का संबंध भी शामिल करते हैं। इसके अंदर स्कूल में जो बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, डेस्क, बेंच, चेयर, कुर्सी, वो सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। स्कूली बच्चों के विकास और शिक्षा के लिए स्कूली वातावरण एक अत्यंत आवश्यक और प्रमुख स्थान भी है और एक प्रमुख साधन भी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्कूली बच्चे जो उनका सर्वांगीण विकास करने की हम बात करते हैं, तो एक अच्छा स्कूल का वातावरण बच्चे के सर्वांगीण विकास, जिसके अंतर्गत शैक्षिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, हर एक प्रकार का जो आपका बोल सकते हैं ना, संवाद कौशल, इस तरह के जो भी आवश्यक तत्व एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उसके विकास के लिए आवश्यक होते हैं, वो आपको स्कूल का वातावरण प्रोवाइड कराता है, वो स्कूल का वातावरण आपको उपलब्ध कराता है। तो अच्छा स्कूल का वातावरण वो जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा बच्चे के विकास में सहायक होगा। इसी को आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि विद्यालय वातावरण से तात्पर्य है विद्यालय के
कक्षा, कमरे, भवन, आसपास यानी कि आसपास जो भी चीज़ें हमारे हैं स्कूल के आसपास या स्कूल के अंदर, खेल का सामान, खेल का मैदान, बैठने का प्रबंध, टेबल, चेयर, कुर्सियाँ, मेज, हवा मतलब कि पंखा वगैरह, बिजली, पेयजल की व्यवस्था, साफ स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, स्कूल में होने वाले विभिन्न कार्यक्रम, स्कूल में संचालित किए जाने वाले, चाहे वो आपके हेल्थ एजुकेशन के प्रोग्राम हो, चाहे समय समय पे आपके जो मनोरंजक कार्यक्रम, वाद विवाद कार्यक्रम, पेंटिंग कार्यक्रम, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो हों, जो स्कूल का टाइम टेबल है, जो स्कूल में काम करने के जो आपका सिलेबस है, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको, जो कि स्कूल की परिस्थिति को अनुकूल बनाती हैं या वहाँ पे काम करने वाले लोगों को वहाँ पे कार्य करने में सहायता प्रदान करती है, बच्चों को ज़्यादा अध्ययन करने के लिए, स्कूल आने के लिए मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है, ऐसी वो सारी परिस्थितियाँ ही स्कूल वातावरण के अंतर्गत आती हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्कूल का वातावरण बच्चों को सामाजिक और संवेगात्मक समायोजन में सहायक होता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सामाजिक और जो आप यहाँ बोल सकते हैं संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट में भी सहायक होता है, उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। तो जितना अच्छा स्कूल का वातावरण होगा, बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेशन, प्रेरणा उतनी अच्छी मिलेगी। अगर इस टीचर के साथ में एक छात्र का अच्छा संबंध है, शिक्षक उसको ज़्यादा मोटिवेट कर पाता, अच्छे से बच्चों को समझता है, उनकी कार्यशैली, उनके सीखने की शैली को समझते हुए अगर अध्ययन कराता है, सिखाता है, तो बच्चे प्रेरित होते हैं, उनके क्लास में रुचि भी होती है और वो चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखते हैं। सारे साथ उनके जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात होती है, उसको भी शिक्षक समझते हुए बढ़ाने का प्रयास करता है। उसके लिए आवश्यक साधन, आवश्यक परिश्रम, आवश्यक एक्सरसाइज, आवश्यक जो भी चीज़ें होता है, उसके माध्यम से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी काम करता है। तो बच्चे के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि और सुरक्षा काम करता है स्कूल का वातावरण। इसमें कौन मदद करता है? टीचर्स, स्कूल के स्टाफ, प्रिंसिपल और जो भी लोग वहाँ शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हैं वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया हो। इसका आंसर इंग्लिश में भी है यहाँ पे, तो आप प्लीज़ इसे देख लें। और जिन लोगों को इंग्लिश में आंसर लिखना होता है उनके लिए कुछ सपोर्टिंग कंटेंट है, चाहे हिंदी में भी है, आप लोग इस पर भी बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आंसर भी ऐड करें। दूसरा प्रश्न होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा के क्या लाभ हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न भी बोल सकते हैं। इसे आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। इसे हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे जैसे पहला आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब माफ़ करिएगा। सो बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा के क्या लाभ, यानी शारीरिक शिक्षा के लाभ। देखिए, स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के लाभ, सबसे पहले बेहतर शारीरिक फिटनेस। आप अगर शारीरिक शिक्षा स्कूलों में दी जा रही है या फिर आप अपने जीवन में ही शारीरिक शिक्षा को अपनाते हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, शारीरिक रूप से आप फिट रहते हैं। दूसरा, बहुत सारी बीमारी जैसे कि हृदय रोग के रोकथाम में ये सहायक है। हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, रक्त का प्रवाह अच्छा होता है। हमारा वजन संतुलित होता है। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वजन नहीं बढ़ता है या वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरी बात, आत्म अनुशासन का भी विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है, मानसिक रूप से एक नियम का पालन करना पड़ता है, समय से उठना पड़ता है, समय देकर एक्सरसाइज करना पड़ता है, कभी भी स्किप नहीं करना पड़ता। मतलब एक अनुशासित तरीके से अगर आप काम करते हैं तभी जाके जो शारीरिक शिक्षा के लाभ हैं या शारीरिक जो एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो आप करते हैं और जो उससे लाभ लेना चाहते हैं, वो आप प्राप्त कर पाते हैं। तो इसके लिए एक अनुशासन, इसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए होता है। और जब हम इस काम को करते हैं, धीरे धीरे हमारा प्रोत्साहन भी होता है, हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि इस काम को हम करें। जैसे कि आपने देखा बहुत लोग अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता। कोई इंजेक्शन लगाकर या कोई डॉक्टर के पास जाकर करवाना, ये शायद इतना संभव नहीं, लेकिन लोग मेहनत करते हैं 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, और जाके अपने शरीर को, किसी का शरीर मोटा होता है, किसी का शरीर पतला होता है, जैसी आवश्यकता हो, तो एक अनुशासित तरीके से जाकर हम अपने आप को एक फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं और फिर अपने शरीर को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको अनुशासित करती है, आपको अनुशासन के महत्व को समझाती है। साथ ही साथ ये आपको और भी जो विकास के पक्ष हैं, आपके जीवन को और भी अलग तरीके से प्रभावित, जब आप इस क्षेत्र में अनुशासित हो जाते हैं तो ये अनुशासन की जो प्रक्रिया है आपको पसंद आने लगती है और आप अपने जीवन के और अन्य पक्षों में भी अनुशासन का पालन करते हैं। तो अनुशासन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण
जो एक शिक्षा, एक कौशल जो है हम सीखते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत। इसके बाद आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में सुधार। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक अच्छा शरीर, एक स्वस्थ शरीर होने से कहीं ना कहीं हमारे खुद के कॉन्फिडेंस लेवल में, खुद के आप बोल सकते हैं आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बोला, इसके ऊपर वाले पॉइंट को देखते हैं कि आत्म अनुशासन जब हम खुद में ले आते हैं, हम वो लक्ष्य जो कि हम प्राप्त करना चाह रहे थे, जैसे अपने शरीर में आवश्यक बदलाव लाना, जब इस तरह का कुछ काम हम कर लेते हैं जो असंभव सा दिख रहा होता है, तो इससे हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि अगर मैंने ये काम कर लिया है तो मैं इससे भी जटिल काम या इससे कुछ हल्के या छोटे कार्य होंगे तो मैं आसानी से कर लूँगा। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने में, और साथ ही साथ आत्मसम्मान, ये आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। ये बोलता है कि देखिए तुमने ये काम कर लिया, मतलब आपको खुद से भी मतलब सेल्फ में प्राउड फील होता है। साथ ही साथ आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी आपके ऊपर प्राउड होता है कि ये व्यक्ति कैसा था और देखिए आज कैसा हो गया, कितना अनुशासित है, कितना व्यक्तिगत रूप से अच्छा हो गया है, संवाद कौशल अच्छा हो गया। तो मतलब एक चीज आपके कई पक्षों को प्रभावित भी करती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में सुधार भी करता है। इसके बाद हमारे सामाजिक और सहकर्मियों के साथ संबंध को मजबूत करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ नहीं स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करें। इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो जब इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आएंगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो सामाजिक कौशल है वो विकसित होंगे, आपका जो सामाजिक एरिया है, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो बढ़ता है, आपकी सामाजिक समझ बढ़ती, आप लोग के साथ अच्छे से व्यवहार कर पाते हैं, अच्छे से संवाद कर पाते हैं, जिससे कि जो आपके सामाजिक संबंध हैं और माता पिता, दोस्तों के साथ, आस पड़ोसियों के साथ, वो बढ़ता है। आप ज़्यादा खुलकर लोगों के साथ मिलते हैं, लोग भी आपसे खुलकर मिलते हैं, अच्छा स्वास्थ्य होता है, लोग देखकर आपसे प्रेरित होते हैं, आपसे मोटिवेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है उनके लिए एक रोल मॉडल का काम करें, हो सकता है लोगों को आप गाइड करें। तो इस तरह से आपसी इंटरेक्शन, जो सामाजिक संरचना में आपका जो स्थान है वो बढ़ता है। साथ ही साथ आप जो जिन सहकर्मियों के साथ काम कर रहे थे उनकी नज़रों में भी आपका सम्मान बढ़ता है, तो उनके साथ भी जो संबंध होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, सकारात्मक होते हैं। नेतृत्व कौशल और निर्धारण, देखिए लक्ष्य निर्धारण का कौशल। अब अगर स्कूल स्तर पर बात करें तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत बहुत सारे एक्सरसाइजेस, ऐसे फील्ड वर्क करते हैं जो कि हमारे अंदर आवश्यक नेतृत्व कौशल अगर नहीं भी है तो नेतृत्व कौशल धीरे धीरे विकसित करने में मदद करता है। एक लक्ष्य को निर्धारित करके किस तरह से सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से काम किया जाए, इस तरह के आवश्यक गुणों का विकास भी करता है। इसके बाद तनाव कम करने में। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको पता है कि अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मानसिक रूप से भी हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। स्वस्थ शरीर होने से जो हमारे ऊपर तनाव होता है वो कम होता है। और आपको पता है अगर एक शरीर स्वस्थ है तो आपको और भी अवसर मिलता है, आपको और भी ऐसे सहायता मिलती है जिससे कि आप जो है अपना, आप बोल सकते हैं कि आप जो है और बेहतर तरीके से अपने जीवन के और पक्षों को भी संचालित कर सकते हैं। तो तनाव कम करने में, स्ट्रेस कम करने में आपको कहीं ना कहीं ये मदद करता है। दूसरा, एक दूसरे के प्रति स्कूली स्तर पे बात करें तो जब हम फिजिकल एजुकेशन जैसी एक्टिविटी में, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन की पीटी एक्टिविटी हो, योगा हो, जब इस तरह के काम कर रहे होते हैं तो कई सारे लोगों के साथ मिलकर, कई सारे छात्रों के साथ में काम करते हैं। ये गतिविधियां हमारे बीच में एक सहकर्मी के रूप में काम करने की क्षमता को विकसित करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग को इम्प्रूव करती है, और इसके अलावा फिर तीसरा जो है यहाँ पे साथ में काम करने का जो कौशल होता है उसे भी विकसित करती है। तो ये आपका यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ऐड जरूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर वर्ड लिमिट बढ़ जाए तो आप बिल्कुल परेशान। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने उत्तर लिखा है, ये तकरीबन आपके कवर करेंगे तो ये आपका तकरीबन 50 वर्ड में है। तो इसी तरह से जो भी मैंने यहाँ पे उत्तर लिखे, कोशिश किया है कि 50 से 60 वर्ड के अंदर हो ताकि आपका उत्तर भी पूरा हो और आप बहुत ज़्यादा लिखे भी नहीं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि आखिर ये बैलेंस डाइट है क्या। अब देख लेते हैं यहाँ पे बैलेंस डाइट, जिसे कि हम हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या है या फिर संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, अब देख लेते हैं। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में और निश्चित अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के
कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और वैकल्पिक पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार एक ऐसे भोजन को बोलते हैं, एक ऐसे मतलब आप आहार को बोलते हैं जिसके अंदर वो सारे आवश्यक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो ताकत के, चाहे वो विटामिन हो या मिनरल्स के रिक्वायरमेंट, विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस या फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये जो आवश्यक चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को संचालित करने में ज़रूरी होती हैं, इन सारी चीज़ों को वो हमारे बोलिए कि हमको प्रोवाइड करता है। तो भोजन जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी उसे एक हम संतुलित भोजन के रूप में, संतुलित आहार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। संतुलित आहार हमें अनेक प्रकार के गंभीर रोगों और जैसे संक्रमण से होने से रोकता भी है। तो संतुलित आहार के अंदर वो आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको और ज़्यादा बेहतर करते हैं, जिससे कि जो गंभीर रोग हैं, फैलने वाले संचारी रोग जिसे कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे संक्रामक रोग जैसे कि कोविड हो गया, अभी आपने देखा होगा कोविड है, वायरस है, मलेरिया है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं संक्रामक रोग, या इसके अलावा बहुत सारे गंभीर रोग जो छोटी सी बीमारी से धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेते हैं, ऐसी बीमारी से लड़ने और अपने आप को बचाए रखने में भी मदद करती है। तो भोजन में हमें ऐसी चीज़ों का समावेश करना चाहिए जो कि हमारी भोजन की सारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसे पूरा करें। सब्जियां, फल, दूध, मांस, मीट जो कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करे, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करे, कार्बोहाइड्रेट, फैट की रिक्वायरमेंट पूरी करे, वसा की रिक्वायरमेंट के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ आपके रेशेदार तत्वों की आवश्यकता होती है जिन्हें फाइबर्स बोलते हैं, वाटर भी इसके अंतर्गत आता है बैलेंस डाइट के अंतर्गत। तो वो सारी चीज़ें हमारे भोजन में होनी चाहिए, संतुलित आहार में होनी चाहिए। देखिए इसमें लिखा भी है, आप पढ़ लीजिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद पोषक तत्व रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। संतुलित आहार मनुष्य के मानसिक, शारीरिक क्षमताओं और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि करता है। संतुलित आहार आयु और लंबाई के मुताबिक उच्च शारीरिक वजन को बनाए रखने में भी काफ़ी सहायक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आप एक अच्छा संतुलित व्यवहार और जो आहार लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो इससे आपकी जो आयु है उसके अनुसार आपकी हाइट बढ़ती है, इसकी लंबाई और वजन भी संतुलित रूप से विकसित होता है। वरना आपने देखा होगा कि जो है कुपोषण के कारण या भोजन की, संतुलित भोजन की कमी के कारण आपने बच्चों में बहुत सारे शारीरिक विकृति या बहुत सारी शारीरिक दोष देखे होंगे, जैसे कि कम हाइट या हड्डियों का टेढ़ापन या बहुत सारी ऐसी बीमारियां, स्कर्वी जैसे कि दांतों के स्किन फट जाना, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि भोजन की संतुलित भोजन के अभाव के कारण होती है। तो ऐसी बीमारियां ना हो, इसके लिए व्यक्ति को अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में संतुलन बनाना चाहिए, ऐसे आहार को ग्रहण करना चाहिए जो उसकी शारीरिक आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करे। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, ऐसे जो आवश्यक तत्व होते हैं, पानी की पर्याप्त जो आवश्यकता होती है शरीर को, वो सारी चीज़ें हमारे भोजन में उपलब्ध होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आप इसमें और भी अच्छे तरह से कुछ और लगे तो ऐड कर सकते हैं, अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैट इन ह्यूमन बॉडी। वसा की मानव शरीर में क्या कार्य है। देखिए इसको हम डाइटरी फैट के रूप में बात करते हैं। यहाँ पढ़ लेता हूँ मैं। ए डाइटरी फैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट एंड फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब बोल रहे हैं कि जो वसा होती है, जो शरीर में जो हम लोग खाते हैं, जो हमारे शरीर में खाने के बाद जो वसा होती है, यहाँ पर डाइटरी फैट की जब सिर्फ फैट लिखेगा कि फैट का जो काम है वो है ये कि हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारे जो फंक्शनिंग हो रही, जो कार्य कर रहा है शरीर, उसको सबसे उत्तम तरीके से, इष्टतम तरीके से फंक्शनिंग में मदद करता है। आइए इसको हिंदी में समझते बेहतर तरीके से समझ लेंगे। वसा कई स्वास्थ्य संबंधित पहलुओं और मानव शरीर के इष्टतम कामकाज और क्रियाशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि शरीर हमारा बेहतर तरीके से काम करे, विटामिन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसके अलावा शरीर को जो है आपका एक तरह से बाहरी तापमान से संतुलित करना, बचाना, ये भी वसा का कार्य है। वसा केवल ऊर्जा के स्रोत के रूप में ही कार्य नहीं करता, बल्कि ये शरीर के संरचनात्मक निर्माण खंड के रूप में भी कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शरीर की जो संरचना है, शरीर की संरचना के निर्माण के लिए जो आवश्यक आप बोल सकते हैं जो तत्व की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसको भी ये प्रोवाइड कराता है, उसके रूप में भी ये काम करता है।
वसा में देखिए, वसा में बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी, कैरी करने में भी वसा मदद करती है। वसा शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए आवश्यक है, और आपको बताया कि शरीर के अंदर बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए वसा की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जैविक कार्यों के लिए भी, जैसे कि भोजन के पाचन में, शरीर को मैंने बताया आपको कि अत्याधिक ठंड, अत्याधिक गर्मी से बचाने के लिए एक लेयर के रूप में, एक आप बोल सकते हैं चादर के रूप में काम करता है, जो हमारे शरीर को बचाता है। तो हमारे शरीर में ये एक तरह से कवच के रूप में काम करता है जो अंदर है, और वो हमारे बाहरी जो वातावरण है, चाहे वो गर्मी हो ठंडा हो, उससे भी इंसुलेट करता है, उससे अलग करता है। हमारे शरीर में वसा के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं लिख सकते, इसलिए आप इस तरह, पहला ये ऊर्जा के साधन के रूप में काम करता है। दूसरा संरचनात्मक घटक के रूप में, यानी कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में काम करता है। मतलब बॉडी को बिल्ड करने में, शरीर के निर्माण के लिए जैसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की भी आवश्यकता है। तो इसी तरह से वसा संरचनात्मक घटक के रूप में काम करता है। विटामिन के वाहक, जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, शरीर के आवश्यक कोनों तक, आवश्यक हिस्सों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है, डिफाइन फर्स्ट एड। तो भाई देखिए, यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इसको मैंने डिफाइन करने का प्रयास किया है कि किसी रोग के होने, चोट लगने, किसी गंभीर दुर्घटना के दौरान जब कोई अप्रशिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार उपलब्ध कराया जाता है, उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कह सकते हैं। इसे अगर इंग्लिश में देखें तो थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। द फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड द इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम आइदर ए माइनर और सीरियस इलनेस और इंजरी और एक्सीडेंट with care provided to preserve life, prevent the condition from worsening or to promote recovery। देखिए यहाँ भी दोनों जगह एक ही जैसे हैं, तो आपको यहाँ समझता है। यहाँ लिखा है कि फर्स्ट एड जो होता है हमारा यहाँ पे, वो क्या होता है, इमीडिएट असिस्टेंट, जो सबसे पहला फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंट। मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसे कुछ गंभीर बीमारी है, किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, किसी को सांप ने काट लिया, या किसी को चोट लग गई, या किसी के हाथ में कट गया, इस तरह की कोई भी छोटी मोटी या गंभीर रूप से, जैसे एक्सीडेंट होता है, कई बार गंभीर एक्सीडेंट होता है, हार्ट अटैक आया, गंभीर अवस्था है, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में जो सबसे पहले और जो तुरंत हम काम करते हैं, जो एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए, उसे थोड़ा आराम देने के लिए जो सबसे पहला काम हम करते हैं, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो यही लिखा हुआ कि द फर्स्ट असिस्टेंट एंड फर्स्ट एंड द इमीडिएट असिस्टेंट, मतलब सबसे पहला जो हम लोग सहायता प्रदान करते हैं ना किसी पर्सन को, गिवन टू एनी पर्सन जो कि सफ़र कर रहा है, मतलब जो कि ग्रस्त है किसी भी बड़े या छोटे किसी प्रकार की इंजरी या चोट से या बीमारी से, तो हम उसे फर्स्ट एड कर सकते हैं। और फर्स्ट एड का उद्देश्य बच्चे, जो भी व्यक्ति है, उसके जान को या तो बचाना, या उसकी स्थिति अगर चोट लगी है या कुछ भी हुआ, उसको और ज़्यादा मतलब गंभीर होने से और ज़्यादा खराब, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में कट लग गया, खून निकल रहा है, तो उसे खून को रोकने का कार्य करने का काम भी कौन करता है, फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड मतलब चीज़ों को और ज़्यादा बुरा होने से, और ज़्यादा मतलब ख़राब होने से रोकता है, यानी कि वर्स होने से रोकता है। इंजरी में अगर जान बचाई जा सकती है तो प्राथमिक उपचार मदद करता है, चीज़ों को हमें इतना समय दे देता है कि हम जो है कंडीशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग और टू प्रमोट रिकवरी, तो ये आप समझ गए कि कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब होने से रोकता है, साथ ही साथ रिकवरी में मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार लोग के सांस रुक जाती है, तो लोग उनको मुंह से पानी देते, जैसे लोग पानी में डूब जाते हैं तो लोग उनको मुंह से सांस देते हैं, तो ये क्या फर्स्ट एड है, हार्ट को पंप करते हैं, ये फर्स्ट एड है, जिससे कि अगर तुरंत ना दिया जाए तो शायद सीपीआर ना दिया जाए तो लोगों की जान जा सकती है। तो सीपीआर हो गया, मुंह में सांस देना, ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जान बचा देती हैं, लोगों की फर्स्ट एड की कैटेगरी में आती हैं और लोगों की जान बचाने में मदद करती है। तो इस तरह की चीज़ें फर्स्ट एड में आती है। फर्स्ट एड हैज़ 3 पर्पज, ठीक है। प्राथमिक उपचार के 3 काम हैं। पहला कि फर्स्ट लाइफ प्रोटेक्शन, जान बचाना। दूसरा टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स, मतलब और जो भी बीमारी, चोट या दुर्घटना के कारण जो वर्तमान स्थिति है व्यक्ति की, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का, बीमार व्यक्ति की, उसकी स्थिति को और ज़्यादा गंभीर होने से, और ज़्यादा खराब होने से रोकना। और तीसरा थर्डली टू हेल्प
इट गेटिंग डिजीज फ्री। और तीसरा उद्देश्य होता है फर्स्ट एड का कि जिस भी चीज़ से वो मतलब ग्रसित है उससे उसकी रिकवरी हो पाए। तो 3 उद्देश्यों के साथ में दिया जाता है। अगर मान लीजिए ये ब्लीडिंग अकर्स, मान लीजिए लगातार खून बह रहा है, तेज बह रहा है, टेक मेजर टू स्टॉप इट। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि खून के बहाव को किस तरह से रोका जाए। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट एड की टेक्निक्स होती है। हम रुई का, कपड़े का या दबाव बनाकर रोक सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हम उसको कर सकते हैं। गिव प्लेंटी ऑफ एयर, लूजिंग द क्लोथ ऑफ द नेक, गले, छाती या वेस्ट जहाँ पर भी है आपके वहाँ के कपड़े ढीले कर दें ताकि बच्चे को या जो भी व्यक्ति है उसे थोड़ा सांस लेने में आसानी हो और वो आराम से काम को कर पाए, मतलब वो थोड़ा सा हल्का रिलैक्स तो कर पाए। तो ये सारी चीज़ें, उसके कई नियम भी हैं जिनको कि हम अगर ये क्वेश्चन डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे। तो फर्स्ट एड को अगर सारांश में लिखना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हिसाब से तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए दोस्तों, बहुत कॉमन प्रश्न है, कई बार आता है। ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हो? तो ऐसी कोई भी गैस जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगीय विकिरण को पृथ्वी पर आने तो देती है, लेकिन पृथ्वी से वापस जाने वाले दीर्घ तरंगीय विकिरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है, इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सूर्य की किरणें जो धरती पर आती हैं उसके अंदर बहुत सारे आपके रेडिएशंस होती हैं। इसमें होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। सो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह के, और ओजोन हो गया, ये जो गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन जो आपका होता है, सूर्य के किरण का एक घटक है, सूर्य के किरण का एक तत्व है। सो इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने से पार होकर आने तो देती हैं। ये जो गैसेस होती हैं एक कवर के रूप में हमारे वातावरण के चारों ओर फैली हुई हैं। तो जब ये सूर्य के इंफ्रारेड रेडिएशन का जो पार्ट होता है हमारी धरती तक आता है, रेडिएशन को आने तो देती हैं, उसके साथ जो गर्मी होती है उसे भी अंदर आने देती है। लेकिन यही रेडिएशन जब धरती पर पड़कर रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर वापस जाता है तो उस समय उसे रोक लेती हैं। उसे पूरी रूप से जितनी मात्रा में अगर वो आया है उतनी ही मात्रा में वो वापस नहीं जा पाता। जिससे क्या होता है कि आने की मात्रा और जाने की मात्रा बराबर ना होने की वजह से धीरे धीरे जो है पृथ्वी का तापमान इस गर्मी की बढ़ती मात्रा के कारण जो है पूरी पृथ्वी का भी, भूमंडल का भी तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ कि ऐसी कोई भी गैस जो सूर्य की किरणें को आने तो देती है परंतु वापस पृथ्वी से जाने वाली दीर्घ तरंग को मतलब विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। तो ऐसी सारी गैसें जो भी ऐसा काम करती हैं या ऐसे कार्य को या ऐसी प्रक्रिया में मदद करती हैं उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। साधारण बात, आने देती है लेकिन जितनी मात्रा में जो रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा पाता। सो इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। वर्तमान में देखिए, वर्तमान में मानवीय कारणों के, अब मानवीय कारण भी हैं, कई सारे आपके प्राकृतिक कारण भी, नेचुरल कारण भी होते हैं जिनके कारण ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती है। इसमें आपके प्राकृतिक कारणों में आपका जो है वोल्केनो इरप्शन हो सकता है, आपके बहुत सारा वातावरण में जो पौधे वगैरह होते हैं उनके सड़ने गलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी गैसेस जो कि आपके ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका उत्सर्जन होता है। लेकिन ज़्यादातर मुख्य रूप से जो स्रोत है ग्रीन हाउस गैसेस का वो मानवीय कारण है। ईंधन का जलना, खासतौर पे जीवाश्म ईंधन का जलना, गाड़ियों का चलना और बहुत सारे हम जो औद्योगिक कार्य करते हैं वहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ती मात्रा बढ़ते हुए वैश्विक तापमान व जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, आप देखेंगे पिछले एक शताब्दी में, 100 साल में विश्व का तापमान तकरीबन 2.5 डिग्री बढ़ चुका है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। जो कि पिछले 500-600 सालों में नहीं बढ़ा, वो अब मात्र 100 साल में हो चुका है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इससे कई सारे जो है हमारे जीवन को मतलब डेंजर में डालने वाली समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो कि हम आगे देख सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसेज, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़े कारक के रूप में काम करता है ग्रीन हाउस गैसेस के। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, भाप, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये मुख्य रूप से आपके मुख्य आप बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस है।
तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब ऐसी गैसेस जो सूर्य से आने वाली विकिरणों को, लघु तरंगीय विकिरणों को आने तो देती हैं, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होकर धरातल से वापस जाती हैं तो उसे अवशोषित कर लेती हैं और धरती के तापमान को बढ़ाती हैं। ऐसी गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखिए पूछा गया है जल प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं, तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए पहला होता है यहाँ पे लिखा है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि नदियों के जल में, तालाबों के जल में जब हम लोग बहुत सारा उर्वरक यूज़ करते हैं उसमें केमिकल्स भी होते हैं, फैक्ट्रीज का पानी होता है उसमें केमिकल भी होता है, तो उसमें फॉस्फोरस, पोटेशियम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके पानी के साथ घुल के नदियों के स्रोत में, पानी के स्रोत में आ जाती है। उससे क्या होता है कि पानी के जल में इन जो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, फॉस्फेट, इनकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे कि क्या होता है जो पानी का जल होता है वो आपका आप उसे बोल सकते हैं कि प्रदूषित होने लगता है, और उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम, क्योंकि इसकी वजह से जो जलकुंभी या जल में उत्पन्न वाले ऐसे घास जो कि ऊपरी लेयर को पूरी तरह से रोक लेते हैं और जो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसके कारण पानी में जो उपलब्ध गैस होती है, ऑक्सीजन गैस, जो पानी में जीवित रहने वाले जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होती है, उसकी मात्रा को कम करते चले जाते हैं। और क्या होता है फिर जलीय जंतुओं के में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा, प्रदूषित जल से जो सिंचाई होती है, जो कृषि कार्य होता है, उससे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि केमिकल की वजह से जो फसलों की वास्तविक संरचना होती है वो विकृत होती है, उसमें डिफॉर्मिटी आती है। फसलों के लिए जो आवश्यक तरह से जो चीज़ें चाहिए होती है, इसके अलावा जब बाहरी तत्व आते हैं, प्रदूषण से जो कंटामिनेशन आता है, यानी कि बोल सकते हैं ऐसे तत्व जो उनके विकास के लिए आवश्यक नहीं, जब वो आता है तो पौधों में बीमारियां लगती हैं, कीड़े लगते हैं और पौधों का सही प्रकार से विकास नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कृषि को भी नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषित जल के सेवन से अगर हम प्रदूषित जल सेवन कर लेते हैं तो हमें कई सारे जल संबंधित बीमारियां, संक्रामक बीमारियां होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, डायरिया, कोलरा, पीलिया, बहुत सारे। साथ ही साथ प्रदूषित जल के कारण आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां भी होती हैं। कई सारी बीमारियां जो गंभीर हैं, जैसे कि हृदय रोग, फेफड़े से संबंधित, किडनी से संबंधित, मस्तिष्क से, मेंटल, आपने सुना होगा कि मेंटल फीवर, वायरल फीवर, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों को भी ये कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। दूषित पानी के माध्यम से हानिकारक और जो घातक रसायन होते हैं हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर जैसा कि हमने बताया आपको कि उर्वरकों में बहुत सारा पोटेशियम, फास्फोरस, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रेट्स होते हैं। इसके अलावा केमिकल्स जो आपके फैक्ट्रीज के माध्यम से, फैक्ट्री के जल के माध्यम से हमारे जो जल के स्रोत होते हैं उसमें जब मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं, तो वो केमिकल जो है पौधों द्वारा उनके जो अवशोषण की प्रक्रिया के दौरान उनके फलों में उनकी उपज जो होती है, जैसे कि धान, गेहूं या कोई फल या सब्जी जो उत्पन्न हो रहा है, उसमें भी पहुंच जाती है। और वही सब्जियां जब हम खाते हैं तो फिर उन हानिकारक केमिकल और रसायन को हम सेवन कर रहे होते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी, खास तौर पे बात करें तो अनुवांशिक, जिसे बोलते हैं जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जो कि शारीरिक रूप से बहुत गंभीर होती हैं, शारीरिक रूप से हमें काफ़ी नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो ये कुछ गंभीर समस्याएं हैं जो आपकी होती हैं आपकी वाटर पॉल्यूशन के कारण। इसके अलावा आप और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जरूर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। तो बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का आशय उस जीवनचर्या से जिसके फलस्वरूप एक स्वस्थ और स्वच्छ परिवेश बनता है। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने से हम अन्य लोगों को बीमारी से फैलने, यानी कि अन्य लोगों को भी बीमारियों से फैलने से रोक सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी परिभाषा ऐसे लिखी गई कि व्यक्तिगत स्वच्छता का आशय उसे जीवनचर्या, मतलब हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, एक ऐसा लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हम ज़्यादा स्वस्थ और एक स्वच्छ परिवेश बना पाते हैं। हमारे आसपास एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा वातावरण निर्माण करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी और सकारात्मक है, जहां हम इसके अंतर्गत आप बोल सकते हैं कि साफ सुथरा रहना। चलिए आइए देख लेते हैं उदाहरण में, तो आप और बेहतर। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंदर क्या आता है, प्रतिदिन नहाना, स्नान करना, साफ सुथरा रखना, साफ सुथरे अच्छे कपड़े जो कि स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है वो भी पहनना, नियमित तौर से अपने बाल बनवाना, छोटे करवाना, ट्रिमिंग करवाना, दाढ़ी शेविंग करवाना जिससे कि गंदगी ना हो, नियमित रूप से बाल कटवाना, दांतों की सफाई, नाखून कटवाना, दिन में 2 बार दांतों की सफाई करना, नाखून नहीं बढ़ने देना,
शौचालय जाने के बाद साबुन से या जैसे भी हो आपका हाथ को बहुत ही बेहतर तरीके से साफ करना, जिससे कि हाथ में लगने वाले जो संक्रामक रोग हैं, बैक्टीरिया है, वे वायरसेस है, वो आपके भोजन में या आपके हाथों में चिपके ना रह जाएं, या भोजन में वो आपके हाथों के माध्यम से ना चले जाएं। दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना, जैसा कि पहले ही बताया। कभी छींकते हैं, खांसते हैं तो अपने मुंह नाक को रुमाल से, कपड़े से जरूर ढकने का प्रयास करें। साथ ही साथ में कभी बीमार हो, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, कभी बीमार हों, प्राथमिक सुरक्षा, प्राथमिक उपचार करें। इसके अलावा हम ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं जिसमें कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज, डॉक्टर का रेगुलर विजिट, मतलब समय समय पे हमें डॉक्टरों के पास में हेल्थ चेकअप के लिए भी जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके व्यक्तिगत स्वच्छता का आशय यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत ही आती है। तो पर्सनल हाइजीन रेफर्स टू लाइफ स्टाइल दैट रिजल्ट्स इन हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस टू अदर। तो अगर हम लोग अच्छा हाइजीन मेंटेन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे से बीमारियां हमें ही भी नहीं होंगी, और साथ ही साथ हमसे जो बीमारी दूसरों तक फैल सकती हैं वो भी नहीं होंगी। सो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास कर सकते हैं, आप इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अगला है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज, संचारी रोग क्या है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज या ऐसी डिजीजेज जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती हैं, फैलती हैं, उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज आर द डिजीजेज दैट कैन पास और स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति तक कोई बीमारी या कोई रोग फैल जाता है, तो ऐसी बीमारी, ऐसे रोगों को हम कम्युनिकेबल डिजीजेस या संचारी रोग कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पास होती है, फैलती है। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज भी इन्हें कहते हैं, इन्हें संक्रामक रोग भी कहते हैं। अब ये कैसे फैलते हैं? या आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड फंगस। तो ये जो संचारी रोग हैं, कम्युनिकेबल डिजीज जिसे हम संक्रामक रोग बोलते हैं, इनको फैलाने के लिए मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे पैरासाइट्स और फंगस, जिन्हें हम कवक बोलते हैं, ये आपके जिम्मेदार होते हैं। साथ ही साथ देखिए, सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। यह विभिन्न तरीकों से फैल सकता है। अब इसको फैलने के बहुत सारे तरीके, पानी के माध्यम से, छूने के माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से, बहुत सारे। तो उनमें से कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मल मूत्र के माध्यम से, अब गंदी चीज़ें हैं, कुछ आपके मुंह में आ गई, कहीं से भी आ गई, गलती से आ गई, जैसे भी, तो मल मूत्र से फैले बीमारियाँ, मल मूत्र में बैठे आपके जो है छोटे छोटे कीट पतंग, उनके माध्यम से भी आती है। फिर मुंह में जैसे कि अंगूठा डालते हैं या कुछ खा लिया, कुछ कहीं से आ गया, तो मुख के माध्यम से, दूषित भोजन कर लिया आपने, गंदे स्थान पर भोजन कर लिया, चलते फिरते जो साफ भोजन नहीं था उसको खा लिया, या भोजन जो कि थोड़ा खराब हो गया, ऐसे भोजन को खा लिया, वहाँ से भी आपको ये संचारी रोग लग सकते हैं। असुरक्षित यौन संबंध, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है HIV एड्स के लिए। तो आपको पता होगा कि अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा कारक है जो संचारी रोग होते हैं। और HIV रेट जो आपका HIV एड्स है, जिसे हम लोग ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं, तो जो एड्स होता है आपका, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा कम्युनिकेबल और संचारी रोग है, जो कि विश्व स्तर पर काफ़ी गंभीर और ये तो जानलेवा बीमारी भी है। इसके अलावा कोई कीड़ा काट ले, कोई कीट पतंग, जैसे कि मलेरिया के मॉस्किटोज होते हैं आपके, तो आपका बहुत सारे एलिफेंथियासिस, येलो फीवर, मलेरिया, आपका डेंगू, चिकनगुनिया, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि कीड़े के काटने से, मच्छरों के काटने से भी होती है। दूषित फॉर्माइट्स, रक्त, नमी की बूंदें या त्वचा के संपर्क में, देखिए बहुत सारी, मान लीजिए कहीं आप जा रहे, किसी ने छींक दिया, या फिर एक ऐसे व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आप आए, ब्लड के संपर्क में आ गए, या किसी की छींकने या पानी के संपर्क में आ गए जो कि दूषित था, संक्रामक था, उसमें वायरसेस थे, बैक्टीरिया थे, अगर ऐसी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, या एक ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित है और उसके संपर्क में आते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम कोविड का ले सकते हैं। कोविड में आपने देखा था कि मात्र व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी किस तरह से फैल सकती है। तो सबसे बड़े उदाहरण के रूप में आप यहाँ पे कोविड-19 को भी ऐड कर सकते हैं, और इसको तो आप समझ गए। कोविड-19 एक कम्युनिकेबल डिजीज है। इसी तरह से और भी जो डिजीजेस आपकी हैं, HIV एड्स, हेपेटाइटिस A, B, C, खसरा जिसे मीजल्स बोलते हैं, साल्मोनेला, खसरा, खसरे के अलावा मीजल्स के भी और आपके काला खसरा बोलते हैं, ब्लैक
तो है ना। उसके बाद ब्लड रक्त जनित रोग, बहुत सारे रक्त जनित, मान लीजिए गलत तरीके से किसी के ब्लड में कोई इन्फेक्शन है और वो आपके कहीं कट है, चोट लगी और उस जगह पे वो ब्लड या इन्फेक्शन आपको आ गया, तो यहाँ से भी आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये उदाहरण भी याद रखेंगे। HIV याद रखिए, एड्स याद रखिए, कोविड याद रखिए, खसरा याद रखिए, कुछ हेपेटाइटिस, ये सब कुछ बीमारियों का नाम जरूर आप याद रखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो एक अच्छा स्वास्थ्य होता है, अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। इसके अंदर आप अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण की बात करें तो मुख्य रूप से बात करें तो एक अच्छा मनोवैज्ञानिक आपका स्वास्थ्य, मतलब मनोवैज्ञानिक आपकी स्थिति, अगर आपका मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छे हैं, शारीरिक रूप से अच्छे हैं, सामाजिक रूप से अच्छे हैं, आप सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं, शैक्षिक रूप से आपको सभी अवसर मिल रहे हैं, ये भी अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। लेकिन शारीरिक रूप से अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ तब माना जाता है जिसमें अच्छे शारीरिक, देखिएगा यहाँ पे, अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के सभी लक्षण उपलब्ध हों या दिख रहे हों। तो अगर आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, मतलब आप अच्छे स्वास्थ्य के मालिक हैं, तो अच्छे स्वास्थ्य के ये प्रमुख लक्षण हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। शारीरिक रूप से लक्षण का मतलब आप अच्छे से काम कर रहे, बीमारियां नहीं हैं आपको, आप किसी प्रकार से संक्रमण से ग्रसित नहीं हैं, आप अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, आपके अंदर दिन भर ऊर्जा रहती है अपने काम को करने के लिए, जो काम आप करना चाहते हो वो कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत। मानसिक रूप से मतलब आपकी बुद्धि अच्छी है, आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों को आप सोच रहे हैं वो कर पाते हैं। मानसिक दबाव की कमी है, आप मानसिक रूप से अच्छे से विकसित हो पा रहे हैं, आप जो चीज़ें करना चाह रहे हैं मानसिक रूप से करने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। साथ ही सामाजिक, अगर आप बाहर घूम फिर पा रहे हैं, लोगों के साथ अच्छे से संपर्क कर पाते हैं, आपके लोगों के साथ में सौहार्दपूर्ण सकारात्मक संबंध है, तो ये आपका एक अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण है। लेसेंट के अनुसार 2009 में इन्होंने दिया था कि अच्छा स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति, मतलब कि एक, जैसे कि हमने ऊपर बोला कि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की अवधारणा है। अच्छे स्वास्थ्य के तात्पर्य से हमारा मतलब है कि हम बीमारियों से दूर हैं, यानी कि बीमारियों का ना होना भी अच्छे स्वास्थ्य के एक प्रमुख लक्षण में से एक है। इसमें कुछ पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य में हम शामिल कर सकते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, वित्तीय स्वास्थ्य, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वास्थ्य। तो ये कुछ घटक है जो अच्छे स्वास्थ्य के कारक के रूप में कार्य भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, थोड़ा जल्दी डिस्कस किया, उसके लिए माफ़ करिएगा, बट ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है आप इसी तरह से अगले सेक्शन में भी हम लोग जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हम आगे अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है, 8 नंबर के प्रश्नों का। तो अगले वीडियो में आप इस जो सेगमेंट होता है हम यहाँ से क्वेश्चन को लेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।